दोस्तों नमस्कार। आजादी मिलने के बाद या कहें संविधान लागू होने के बाद इस देश में कभी कोई ऐसा चुनाव हुआ नहीं जब संविधान मुद्दा बन जाए। लेकिन इस बार के चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई दूसरा मुद्दा नहीं था बल्कि संविधान ही मुद्दा था। यानी संविधान के जरिए जो लोगों के अधिकार हैं उन अधिकारों को क्या मौजूदा सत्ता खत्म कर देना चाहती है। यह सवाल राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा हो गया कि 2024 का जनादेश पूरे तरीके से इस देश में निचले तबके कहें, पिछड़े तबके कहें, शेड्यूल कास्ट कहें, शेड्यूल ट्राइब कहें, माइनॉरिटीज कहें, सबको दायरे में ले आइए और संविधान से मिले अधिकारों को लेकर यह सवाल बार बार उन समुदायों के भीतर उभरने लगा, क्या वाकई इस देश में राजनीतिक सत्ता संविधान बदल सकती है, संविधान में मिले अधिकारों को खत्म कर सकती है, जो हक और न्याय की प्रक्रिया संविधान के जरिए मिली है क्या उस पर राजनीतिक सत्ता सीधे तौर पर चोट करने जा रही है, और बहुमत की ताकत अगर उसके पास आ गई तो इस देश का संविधान भी क्या बदल दिया जाएगा। यह राजनीतिक मुद्दा कभी भी 1952 में हुए पहले चुनाव और 2024 में इस बार हुए चुनाव के बीच में आप घूम कर देख लीजिए, कभी यह मुद्दा बड़ा हुआ नहीं या यह मुद्दा बना ही नहीं। लेकिन इस बार ऐसा हो गया, और जब संविधान का सवाल हो तो संविधान की रक्षा के तौर पर यह पूरा देश किसी दूसरी दिशा में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है। और सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार संविधान सभा ने संविधान को निर्माण करते वक्त दिए वह इस देश में न्यायपालिका की आजादी से जुड़ा था। और संविधान के आर्टिकल 50 में बकायदा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेकर लंबे चौड़े वक्तव्य लिखे गए, और यह माना गया कि राज्य सत्ता का कोई अधिकार नहीं होता है कि वो न्यायपालिका के तमाम अधिकारों का हनन कर सके, और न्यायपालिका अपने तौर पर स्वतंत्र है। लेकिन यह भी सवाल बड़ा हो गया इसी दौर में जब इस देश के मुख्य न्यायाधीश रिटायर होते हैं और उन्हें वही सत्ता राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर लेती है जिस सत्ता को लेकर इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ या संविधान के समानांतर इस देश के लोग और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल इस दौर में उठ रहे हैं। इस दौर में रिटायर्ड होने के बाद जजों का राज्यपाल बनना भी मौजूदा वक्त की हकीकत है, और यह सवाल लगातार लोगों के भीतर घुमड़ता रहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा तो इस देश में न्याय की गुहार वो कहां लगा पाएंगे। और एक पूरी प्रक्रिया के तहत बार बार सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी और मौजूदा वक्त में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की मौजूदगी ने इस देश के भीतर सांसों में तेजी लाई, धड़कनें बढ़ाई, और राजनीतिक तौर पर और सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर एक ताकत दी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की मौजूदगी है, सरकार दाएं बाएं इस देश के लोगों से खिलवाड़ नहीं कर सकती है। और शायद यही वो वजह है कि जहां पर आपने पुराने दौर में कभी सुना नहीं होगा कि किसी मुख्य न्यायाधीश के घर पर इस देश के प्रधानमंत्री चले जाएं, और वह भी घर जाना, और वह भी ऐसे मौके पर जाना जिसमें संविधान में ही दर्ज है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, राष्ट्र है, यानी जिसका जो धर्म है वह उसकी अपनी निजी आस्था है। ना तो संविधान को धर्म से लेना है, ना वो किसी तरीके का दबाव बनाता है, ना ही इस मैसेज को देता है कि आप किस दिशा में किस धर्म के आश्रय देखें। लेकिन गणेश चतुर्थी का मौका चल रहा है इस देश के भीतर में, और खास तौर से महाराष्ट्र में तो गणेश चतुर्थी जिस धूमधाम से मनाई जाती है और उसके जरिए लोगों को जोड़ने की यह पूरी प्रक्रिया आज से नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक के दौर से परखिएगा तो आपके जहन में आ जाएगी। लेकिन राजनीतिक मुद्दा इस देश में अगर नफरत और तोड़ने का बड़ा हो चला हो, और यह सवाल भी बड़ा हो चला हो कि बीजेपी राष्ट्रीय राजनीतिक तौर पर खुद को अपने चुनाव प्रचार में भी एक हिंदूवादी पार्टी कहने से घबराती नहीं है, कतराती नहीं है, यहां तक कि उसके चुनाव प्रचार का भी मुख्य हिस्सा
हिंदुत्व के इर्द गिर्द रहता है। और यही वजह भी रही कि 2024 के चुनाव से ऐन पहले जनवरी के महीने में अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था और वहां पर भगवान राम की प्रतिमा स्थापित हो रही थी, तो बकायदा पुजारी की भूमिका में प्रधानमंत्री नजर आए और यह माना गया कि उसी तर्ज पर बीजेपी और संघ परिवार इस देश में 2024 के चुनाव को अपने हक में कर लेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, धर्म की राजनीति इस देश के सामने जब संविधान के सवाल को लेकर आई तो वो छोटी पड़ गई। यहां तक कि अयोध्या जिस कॉन्स्टिट्युएंसी में आती है, जो फैजाबाद की कॉन्स्टिट्युएंसी है, वहां के पूर्व सांसद जो एक बैठक में कहने से चूके नहीं थे कि अब 400 पार होंगे तो फिर संविधान बदल दिया जाएगा। और इसका जिक्र कई अलग अलग जगहों पर बीजेपी के नेताओं और सांसदों ने किया भी। उसी फैजाबाद की लोकसभा सीट पर जिसके दायरे में अयोध्या आता है, वहां पर बीजेपी चुनाव हार गई। लेकिन आज सवाल उससे जरा से हटके है। सवाल यह है कि मुख्य न्यायाधीश के घर पर गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान श्री गणेश की पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री को कौन आमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, उस आमंत्रण की रूपरेखा कौन बिछाता है। प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और बकायदा मराठी वेशभूषा में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, जैसे वह अयोध्या में पूजा अर्चना करने पुजारी के तौर पर पहुंचे थे। यहां पर भी वो पहुंचते हैं और एक सवाल इस देश में एक झटके में बड़ा हो जाता है कि सरकार के खिलाफ दर्जनों मामले जब सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उन्हीं के निवास पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस तर्ज पर है, जहां पर धर्म भी यानी बंद कमरे में नहीं, बकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई और वीडियो रिकॉर्डिंग एडिट की गई। 4 कैमरों का इस्तेमाल हुआ है, यानी कैमरामैन भी उस कमरे में पहुंचे थे। यानी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस पूरी अर्चना को इस देश के सामने लाया गया। प्रधानमंत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया के हैंडल से जारी भी किया गया। यह मैसेज क्या हो सकता है, इस मैसेज के मतलब है क्या? हमें लगता है आज उस पर क्रमवार बातचीत शुरू हो। आपसे सबसे पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। भारत का संविधान सेकुलर है। संविधान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे उच्च पद पर चीफ जस्टिस होते हैं और चंद्रचूड़ की मौजूदगी इस देश के भीतर में संविधान की रक्षा करने को लेकर तब है जब इस देश में संविधान पर हमले हो रहे हों। और यहीं से संवाद शुरू होता है। बकायदा जजेस को लेकर जो एथिक्स कहते हैं कि एक न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा के अनुरूप कुछ हद तक अलगाव का व्यापार करना चाहिए, यानी उसका जो व्यवहार हो वह एक एलूफनेस हो। उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं होनी चाहिए जो उसके उच्च पद और इस पद को सार्वजनिक सम्मान के लिए अशोभनीय हो। तो क्या इस दौर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी गणेश चतुर्थी के वक्त चीफ जस्टिस के साथ भगवान श्री गणेश की आरती उतारते हुए और चीफ जस्टिस का हाथ जोड़कर खड़े रहना, अगर यह तस्वीर सामने नहीं आती तो कोई बात नहीं थी, एक सामान्य सी परिस्थितियां हो सकती थी। लेकिन सवाल सामान्य सी परिस्थिति से आगे का है। 4 दिन पहले याद कीजिए, विश्व हिंदू परिषद ने एक विधि प्रकोष्ठ के नाम पर एक सम्मेलन किया। उसमें इस देश के कानून मंत्री शामिल हुए और उस सम्मेलन के भीतर जो केंद्र सरकार 3 आपराधिक कानून लेकर आई है, उस कॉन्फ्रेंस के भीतर में उसकी खुले तौर पर बड़ाई की गई और कहा गया बहुत सटीक है। और यह सवाल भी उठा कि इस देश में अगर मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस की राय या जजों की राय कुछ ऐसी हो चली है तो इस देश में जिसको सरकार द्वारा लाए गए कानून पर कोई आपत्ति होगी तो वो किस दरवाजे को खटखटाएगा।
और संविधान का आर्टिकल 50 जब सीधे तौर पर न्यायपालिका की आजादी के साथ इस बात को लिखता है कि राज्यों को साफ निर्देश है कि संविधान है, तो फिर वह बेसिक तौर पर मौजूद है और दिशा निर्देश है कि न्यायपालिका और राज्यपालिका बिल्कुल अलग है। और जब यह भी सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, तो ऐसे में इस तस्वीर के मतलब मायने क्या है? क्या यह कोई मैसेज तो नहीं है? आप सोच रहे होंगे मैसेज का मतलब क्या होता है। इस देश में अयोध्या पर निर्णय देने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा में चले गए और 2 महीने के बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी रिटायर हो रहे हैं। तो क्या वो कोई रास्ता तलाशा जा रहा है? उस दिशा में ना सोचिए, सिर्फ मौजूदा वक्त की परिस्थितियों के आकलन को समझने की कोशिश कीजिए कि संविधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति घर की 4 दीवारी में जो भी धर्म मनाना चाहे मना सकता है, और उसमें भी संवैधानिक पोस्ट में सुप्रीम पद पर बैठा हुआ शख्स अगर सार्वजनिक तौर पर इस बात को बताता है, और वह भी उस प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर जिनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी और सरकार की नीतियां खुद को हिंदुत्व कहने से घबराती कतराती ना हो, तो एक क्षण के लिए आज पहले देश के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा दिए गए निर्णयों के बीच भी आपको चलना होगा, तब चीजें कुछ और साफ होंगी। और उस साफ की कतार में पहली बार यह भी सवाल आया कि क्या इससे पहले दिए गए निर्णय भी कहीं कोई राज्य सत्ता के जरिए प्रभावित तो नहीं थे? क्योंकि जिस तरीके से अडानी कांड हुआ और सेबी की भूमिका और स्टॉक मार्केट को लेकर मैनिपुलेशन का जो खेल हुआ, यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम गलती बताई, लेकिन कहा अब हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, और एक प्रक्रिया के बाद एक कमेटी बना दी और उसके बाद कहा नहीं, अब कोई जांच नहीं होगी। याद कीजिए, दिल्ली सरकार जो चुनी गई केजरीवाल की सरकार और एलजी की ताकत को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस फैसले के बाद भी उन्होंने बीच का रास्ता छोड़ दिया। अब जो करना है सरकार तय करे, संसद के भीतर तय करे, हम कुछ नहीं करेंगे। एक चुनी हुई सरकार है दिल्ली में, दूसरी चुनी हुई सरकार पार्लियामेंट के भीतर है। पार्लियामेंट के भीतर की ताकत के साथ दूसरी चुनी हुई सरकार जिसकी पार्लियामेंट में ताकत नहीं है, उसके खिलाफ एक बिल ले आया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह रास्ता बना दिया, किसी दूसरे कार्यकाल में नहीं, सीजीआई चंद्रचूड़ के दौर में ही हुआ। बहुत दूर मत जाइए, मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में हो रहा था। अनिल मसीह, आपको याद होगा, दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या हुई। इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया, लेकिन हम उसे पनिश नहीं कर सकते हैं, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, इस देश में इलेक्शन कमीशन भी किस तरीके से सरकार के अनुकूल हो गया, और यह सवाल लगातार सुप्रीम कोर्ट पूछते रहा कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति आप करेंगे वो व्यक्ति आपके खिलाफ कैसे कोई सवाल पूछ पाएगा या कैसे आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी एक बीच का रास्ता छोड़ दिया कि संसद को जो तय करना है कर ले, यानी संसद की चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की भूमिका संवैधानिक तौर पर चुनाव के वक्त सर्वोपरि होती है। उस सर्वोपरि परिस्थिति में भी वहां के इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सरकार करेगी, और उस 3 सदस्यीय कमेटी में खुद सीजीआई ने रखा था, लेकिन एक रास्ता छोड़ दिया, संसद जो तय करे, और उसके बाद संसद बिल ले आई और उसने तय कर दिया प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष का नेता रहेगा और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, यानी 2:1 का रेशियो हमेशा से रहेगा। वहां भी नहीं चली। इलेक्ट्रल बॉन्ड पूरे तरीके से गैर कानूनी, 1-2 करोड़ नहीं, इस देश में 16 लाख करोड़ का खेल हो गया, 16,000 करोड़ का खेल हो गया। उस 16,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ से ज्यादा, यानी 50% से ज्यादा बीजेपी के खाते में गया। वो पूरे की पूरी कार्रवाई गैर कानूनी है, लेकिन गैर कानूनी होने के बावजूद भी ना जांच उसके बाद हुई, ना पैसे को जब्त किया गया, छोड़ दिया गया कह के कि ठीक है ऐसे ही होगा। इस देश में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, पीएमएलए, उस कानून को विपक्ष के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, यह डेकोरियन लॉ है, सब कुछ कहा गया, लेकिन इसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट में कहा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ थे। और इस प्रक्रिया में क्यों भूल जाते हैं महाराष्ट्र के भीतर राज्यपाल की एक बड़ी भूमिका, और राज्यपाल की भूमिका गैर कानूनी और असंवैधानिक, जिसने महाराष्ट्र में चुनी हुई सत्ता के और चुनी हुई सत्ता की पॉलिटिकल पार्टी को 2 फाड़ में कर दिया, सत्ता बदल गई।
और इस परिस्थिति के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कहा, लेकिन उस सरकार को लेकर कुछ नहीं कहा। वो चल कैसे सकती है अगर वो गैर कानूनी है? और ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो ऐसे में आज शिवसेना के नेता को कहना पड़ गया कि इस मामले में अब हम किससे न्याय की गुहार करें, जब खुद चीफ जस्टिस के घर पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेता यानी बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री आते हैं, जो कि उस केस से जुड़े हुए हैं। उन पर यह आरोप शिवसेना ने लगाया है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल उस समय जो थे वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल नियुक्ति थी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो रह चुके थे, बीजेपी के नेता। इस पूरी परिस्थिति के भीतर हम न्याय की गुहार किससे लगाएंगे? तब जब चीफ जस्टिस के घर पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी हो रही हो और पूजा पाठ दोनों मिलकर कर रहे हो, तो फिर यह तस्वीर तो सामने आ गई। ऐसी कितनी तस्वीरें होंगी जो नहीं आई होंगी? तो क्या पूर्व के सारे मामलों को खंगाला जाए या परखा जाए या मान लिया जाए कि संविधान की रक्षा कौन कर रहा है, और जब न्याय का सवाल होगा तो उनके हाथ में कुछ नहीं होगा? यह सवाल आज शिवसेना ने उठा दिया, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए। अब इस सरकार को लेकर तो दर्जनों मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं। यहां तक कि संवैधानिक बेंच 9 जजों की, जिन्होंने इस देश में माइंस की रॉयल्टी को लेकर राज्यों के हक में निर्णय दिया, उस निर्णय के खिलाफ रिव्यू पिटीशन सरकार डाल रही है टाटा के साथ मिलकर। उस पर भी तो सुनवाई होनी है। जो इस देश के भीतर में आरक्षण या फिर क्रीमी लेयर को लेकर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकल कर आया, उसको लेकर भी तो चिंतन मनन इस दौर में बीजेपी कर रही है। और तमाम विपक्ष की नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को गलत ठहरा दिया। सरकार ने उस पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। ये तो पुराने मामले हैं। इससे हटकर मौजूदा वक्त में दर्जनों मामले अलग अलग शक्ल में, पीआईएल की शक्ल में भी वहां पहुंचे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी कई मामले उठाए हैं, यहां तक कि जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है, जिसमें इस देश के भीतर इलेक्शन कमीशन की भूमिका है, वह भी तो वहां पहुंची है, जो सरकार पर उंगली उठाती है। तो क्या इस दौर में सिर्फ यह कह दिया जाए कि 2 ही महीने बचे हैं? अब मौजूदा वक्त में सीजीआई के रिटायर होने के, नवंबर में वो रिटायर हो जाएंगे, और इस दौर में दिए गए फैसलों को लेकर जब हम सवाल खड़ा कर रहे थे तो हमें लगा कि एक क्षण के लिए सारी प्रक्रिया इस देश में संविधान और न्यायपालिका या जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई को लेकर इसी दौर में क्यों उठ रही है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्योंकि याद कीजिए 12 जनवरी 2018, उस समय दीपक मिश्रा हुआ करते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 12 जनवरी 2018 इसलिए ऐतिहासिक था कि उस दिन 4 जजेस बाहर निकल कर आए। जस्टिस जे चलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस कोरियन जोसेफ, सभी बाहर ये लेकर आए और कहा कि दरअसल पूरा रोस्टर सिस्टम जो है मौजूदा सीजीआई ने बर्बाद कर दिया है और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पब्लिकली सामने आए और कहा गया कभी कभी सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन सही नहीं होता है और पिछले कुछ महीनों में ऐसी अनेक बातें हुई है जो अपेक्षा से कहीं नीचे है और सुप्रीम कोर्ट को बचाएं बगैर देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। यह उस दौर में कहा गया था जब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे। उसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हो गए। रंजन गोगोई उस दिन जब जज के तौर पर थे और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का विरोध करने बैठे थे, उस समय वो क्या कह रहे थे? उस समय उन्होंने कहा था कोई भी अनुशासन भंग नहीं कर रहा और यह जो हमने किया है वह तो राष्ट्र का कर्ज उतारना है क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। इस बात को उस दौर में जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था, जो बाद में चीफ जस्टिस बने, और उस दौर में जो फैसले आए
13 महीने तक रहे, 47 फैसले आए, उसमें अयोध्या भी एक फैसला था। और आपको जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए, इस देश के भीतर जब भी कोई फैसला दिया जाता है तो फैसला कौन लिख रहा है इसकी जानकारी होती है, लेकिन अयोध्या पर लिखा गया फैसला 5 जजों की बेंच में से किसने लिखा नहीं बताया गया, सिर्फ इतना कहा गया कि सभी ने मिलकर राय, जो हमारे पीछे रंजन गोगोई की किताब है उसमें इस बात का जिक्र है, हम उसको बताएं उससे पहले एक चीज और जान लीजिए। जस्टिस चलमेश्वर जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं, कृष्णा जिले में उनका गांव है, उनके खिलाफ भी कुछ फाइल खुली और सारे फाइलों को लेकर उन्होंने कहा मैं अब खेती करता हूं, मेरे लिए भोजन समस्या नहीं है, खेती कर उतना उगा लूंगा, अगर वह मेरी पेंशन रोक भी देते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक टकराव की परिस्थिति, एक डर की स्थिति, और इस परिस्थिति में समझौता की स्थिति, ये तमाम चीजें लगातार खुली रही। और जस्टिस रंजन गोगोई का जो हम 13 महीने में 47 फैसलों का जिक्र करते हैं उसमें महत्वपूर्ण क्या था? अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला, रफाल पर कई बार पुनर्विचार याचिका डाली गई, जस्टिस रंजन गोगोई ने सबको खारिज कर दिया। साबरी मलक का फैसला आया था, उस दौर में याद आइए आरटीआई के दायरे में सीजीआई का दफ्तर आए, इसको लेकर भी उन्होंने फैसला दिया। सरकारी विज्ञापनों में नेता का चेहरा ना रहे, सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा रहे, यह फैसला भी उसी दौर में होकर हुआ। और इस पूरी प्रक्रिया में हमें तो यह भी आता है कि 25 नवंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय जजों की बैठक में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के परिसर में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, जो इससे पहले कोई नहीं पहुंचता था। हमारी टीम ने इस पे जब काम किया और चीजें निकालने की कोशिश की कि क्या था उस दिन का मौका, उन्होंने बड़े शानदार तरीके से कुछ चीजों को निकाला और इसका जिक्र कई किताबों में भी आपको मिल जाएगा। उसमें इस बात का जिक्र है कि किस तरीके से 25 नवंबर 2018 को जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में नहीं हुआ, वैसा पहली बार हुआ। प्रधानमंत्री बिस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के परिसर में गए थे। इससे पहले कोई जाता नहीं था, लेकिन वह गए थे और उस बैठक में पहुंचे, लेकिन बाद में पता चला कि वो वहां बैठक में शामिल होने नहीं आए थे, यानी कोई भाषण नहीं था, वो डिनर के लिए आए थे। और चूंकि भोपाल से चुनाव प्रचार करके लौटे थे, रात 9:30 बज गए थे, सब जज अपनी घड़ियां देख रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और उन्होंने उस वक्त चीफ जस्टिस से कहा मैं कोर्ट नंबर 1 देखना चाहता हूं। उनको कोर्ट नंबर 1 दिखाया गया, तमाम जानकारी उनके सामने रखी गई, कैसे क्या किस रूप में होता, ये एक लिहाज से असाधारण घटना थी। हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में जाना और जजों के सेमिनार में शामिल होना, डिनर में शामिल होना, चीफ जस्टिस का उनको कोर्ट नंबर 1 दिखाना, इसको लेकर जब 2018 में एक मुश्किल, तो अब सोचिए इस दौर में घर पे पहुंच गए चीफ जस्टिस के प्रधानमंत्री, और जिसका हम जिक्र आपसे कर रहे थे, अयोध्या केस में 1045 पन्नों का जो फैसला सुनाया, उसमें 5 जज जो थे उसमें जस्टिस रंजन गोगोई थे, जस्टिस ऐसे बोबड़े थे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, जस्टिस अशोक भूषण थे, जस्टिस अब्दुल नजीर थे, ये सभी थे। और इन तमाम बातों में बड़ा शानदार मौका यह है कि बकायदा उन्होंने परिशिष्ट में किसी लेखक का नाम नहीं दिया। पेज 929 के आखिरी पैराग्राफ में लिखा, हम में से एक जज ने ऊपर दिए तर्कों और निर्देशों से सहमति जताने के बाद भी इस बात पर अलग तर्क खंगाला, क्या विवादित ढांचा हिंदू आस्था और विश्वास के आधार पर भगवान राम का जन्म स्थान है? इससे जुड़े तर्क एडेंडम में रखे गए हैं, लेकिन इसके बाद जिस किताब का हम जिक्र कर रहे हैं, जो हमारे पीछे जो किताब रखी हुई है, उसमें जो जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी जो प्रकाशित लिखे, उन्होंने आत्मकथा में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि अयोध्या मामला भारत की न्यायपालिका के लिए मानव जाति की लंबी यात्रा में अमूल्य योगदान देने का अवसर था। इसके साथ ही गोगोई उस बेंच के ऐतिहासिक फैसले के बाद हुई पार्टी का जिक्र भी अपनी इस आत्मकथा में करते हैं और उन्होंने लिखा, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर 9 नवंबर 2019 को सर्वसम्मति से ऐतिहासिक फैसला सुनाने के बाद मैं उस बेंच के अन्य जजों को डिनर के लिए होटल ताज मानसिंह लेकर गया। वहां सभी ने पसंदीदा डिनर ऑर्डर करने के साथ ही वाइन भी पी। इसका जिक्र है इस किताब के भीतर में। यानी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस दौर में पॉलिटिकल तौर पर देखा जा रहा था, तो क्या सब कुछ एक भ्रम की स्थिति रही? और शायद मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस के घर पर जब प्रधानमंत्री चले गए, तो एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कुछ ऐसे सवाल उठाए जो जजेस की एथिक्स के साथ जुड़े हैं।
Mr. Modi to the residence of the Chief Justice is disturbing on two counts. One, that, and more importantly, that the judiciary is tasked with the idea, with the responsibility of protecting fundamental rights of citizens, which is primarily being assaulted by the executive. And it is also made responsible for ensuring that the executive functions within the bounds of its authority. And that is why the code of conduct for judges had laid down that judges must maintain a degree of aloofness which is consistent with the dignity of their office. यानी सरकार से करीबी या प्रधानमंत्री से करीबी या फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक साथ खड़े हो जाना, तो इस देश के भीतर में लोकतंत्र बचा कहां। हालांकि नियुक्तियां सरकारों ने इससे पहले कई मौकों पर की है। नेहरू के दौर में, इंदिरा के दौर में, तमाम वक्त में जजेस के रिटायर होने के बाद राज्यपाल के तौर पर उनकी नियुक्तियां हुई हैं, या अलग अलग संस्थानों, खासतौर से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ट्रिब्यूनल तक में उनकी नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो लक्ष्मण रेखा इस देश के भीतर में उसी कालखंड में जब संविधान और संविधान के संकट का सवाल इस देश की कार्यपालिका और इस देश के पार्लियामेंट और इस देश में चुनाव तक को हिलाए हुए है। क्योंकि याद कीजिए, आपके जहन में हो सकता है इमरजेंसी हो, 1969 में जस्टिस एन राय सुप्रीम कोर्ट लाए गए, जज बनाए गए। 1973 में वह सीजीआई बन गए, चीफ जस्टिस बन गए। 3 सीनियर को ओवरलैप करके बन गए। उस समय जीएम शोलत थे, एएन ग्रोवर थे जस्टिस के एस हेगड़े थे, सबको ओवरलैप करके बना दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आकर बदला गया। लेकिन इस देश के राजनीतिक माहौल और जनता के माहौल को तब इंदिरा गांधी नहीं बदल पाई थी। लेकिन मौजूदा संकट बिल्कुल इससे हटकर है। राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री की भूमिका, राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं उनको लेकर जो परसेप्शन खुद प्रधानमंत्री के भाषणों में नजर आता है, वो नजरिया, और इस दौर में राजनीतिक तौर पर देश में सबसे बड़ा मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन का ही होना, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए तमाम शब्दों की रक्षा करने का दायित्व उसी सुप्रीम कोर्ट पर है और चीफ जस्टिस पर है। जिस चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस कब आएगा, किस बेंच के सामने आएगा, ये रोस्टर वही तय करते हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर वही होते हैं। और प्रधानमंत्री उनसे तमाम जुड़े मामलों में जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, अगर उसमें एक पार्टी के तौर पर बनाए गए हैं और वो अगर चीफ जस्टिस के घर पर मौजूद हैं, तो एक पूरे जुडिशियल एस्पेक्ट को लेकर यह मैसेज देश भर में क्या होगा, यह मैसेज सेकुलर इंडिया या सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्या होगा, यह मैसेज इस देश की डेमोक्रेसी के पिलर को लेकर क्या होगा, यह मैसेज इस देश की नौकरशाही, इस देश की मीडिया जो फोर्थ स्टेट के तौर पर है, उसके भीतर कौन से सवाल होंगे। ये तमाम बातें क्या इस देश में अब संविधानिक परिस्थितियों के संकट के मद्देनजर उस लक्ष्मण रेखा को पार कर चुकी है या मिटा रही है, जिसकी व्यवस्था चेक एंड बैलेंस के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ही की थी, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को संभाले रखने का काम सुप्रीम कोर्ट का ही रहा, और अलग अलग चीफ जस्टिस ने अपने अपने दौर में इन चीजों को देखा, समझा, परखा। लेकिन ये सारे सवाल जजों की नियुक्ति को लेकर भी पहली बार 2014 के बाद क्यों उठे, जब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी का जिक्र होने लगा और कोलेजियम खारिज किया जाने लगा और सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। टकराव की परिस्थिति क्या वहीं से शुरू होती है, और सहमति की पराकाष्ठा क्या गणेश चतुर्थी की पूजा के वक्त आरती लिए हुए प्रधानमंत्री और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े चंद्रचूड़ दंपत्ति, क्या ये है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।